नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नियर बाई आने वाला है। अगर आप एचपी बीएड की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस की 2024 के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो आपका किस तरह से रहेगा और क्या-क्या चीजें आपने जो है वो उनका विशेष ध्यान रखना है, किन-किन चीजों का। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम आता है, आप सभी जानते हैं 150 मार्क्स का जो है वो आपका कोई एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको जो है वो 150 ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 रहेंगे और मार्क्स भी आपके जो है वो 150 रहेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गवर्नमेंट सीट जो है वो लेनी है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 125 प्लस मार्क्स जो है वो गेन करने पड़ेंगे। बाकी अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका पेपर रहेगा उसके बेसिस पे चीजें रहती है। बट अगर प्रीवियस ईयर की बात करें कि किस तरह से जो है वो आपका कट ऑफ जाती है और क्या क्या चीजें रहती है, तो इन नंबर को पाने के लिए आपको जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, उससे पहले अपने पास जो है वो वॉच यानी कि घड़ी जो है वो सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि टाइम का जो है वो मेजर इश्यू जो है वो देखने को मिला है। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने जी 120 ही अटेम्प्ट कर पाए, 135 ही अटेम्प्ट कर पाए। तो इससे बचने के लिए आप लोगों के पास जो है वो टाइम मैनेजमेंट यानी कि आपके पास जो टाइम है उसके अंदर कैसे जो है वो आपने अपने पेपर को टैकल करना है, उन चीजों का जो है वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और दूसरी चीज, जो पोर्शन अगर आपको आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका एचपी जीके अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, बैकग्राउंड जो भी रहेगा वो चीजें उनके लिए अच्छी रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग क्या करेंगे, पहले उन पोर्शन को टैकल कर लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा जो है वो आप जैसे स्टैटिक जीके का पोर्शन है तो उसको आप पहले टैकल करिए, जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करिए। फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जो आएगा आपका रीजनिंग का है, 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। उसके बाद जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। आप सभी जानते हैं कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो अराउंड आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इन क्वेश्चन को टैकल करें तो आपने सोचना है एज ए टीचर, अगर आप अध्यापक होते तो आप किस तरह से जो है वो बिहेव करते। आपने जो माइंड में सेटअप लेकर चलना है कि मैं एक अध्यापक हूं और मैंने बाकी चीजों को जो है वो अपने चारों ओर जो है वो रखना है और उसी के बेसिस पे जो है वो चीजों को टैकल करना है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बार थोड़े से क्वेश्चन आपको हो सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया या फिर कमीशन एंड कमेटीज के क्वेश्चन भी जो है वो बीच में देखने को मिलते हैं। तो इन चीजों का, जैसे आपने एसपीयू का एग्जाम देखा होगा तो उसमें आपको जैसे आपका जो है वो आईसीटी के 1-2 क्वेश्चन आ गए थे, या फिर बीच में जो आपका मूक है या फिर छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जैसे रूसा है, एनसीईआरटी है, इन चीजों से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि आपके किसी न किसी तरीके से जो है वो क्या है, एजुकेशन से जो है वो संबंध रखते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन, इस वाली क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन और इससे अगली जो क्लास होगी उसमें भी हम 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से डेली बेसिस पे हम लोग 3-4 दिन में अराउंड जो है वो 500 के अराउंड टारगेट रखा है कि 500 क्वेश्चन जो है वो आपको एक तरह से क्विक रिवीजन टाइप जो है वो डिस्कस करवाए जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, चीजें हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें कि इस तरह की चीजें हैं और कैसे हमने इनको जो है वो टैकल करना है। तो होपफुली आपको अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सारी चीजें जो है वो आप अच्छे से देख भी रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे।
और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख के जाएं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि किस तरह की चीजें हैं और कैसे हमने जो है वो उनको टैकल करना है, किस तरह से हमने उनको जो है वो साथ साथ में लेकर चलना है। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा, चीजें क्लियर हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थोड़ा सा स्पीड जो है वो मैं इंक्रीज रखूंगा क्योंकि हिट एंड ट्रायल है और थोड़ा सा फास्ट जो है वो रिवीजन रहेगी। तो मीडियम जो है वो आपका हिंदी रहेगा आज के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए अगर क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश में भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर देना, फिर मैं मीडियम जो है वो बाइलिंगुअल कर दूंगा। तो सबसे पहले अध्यापक के लिए एक सबसे मूल्यवान क्या है, मतलब एक जो है वो नेसेसरी क्या है, उसके लिए जो है वो मूल्य क्या है, उसकी नौकरी है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, या फिर आपका जो है वो छात्रों का विश्वास है, या फिर उसके शिक्षण के प्रति आस्था। तो मैंने कहा था कि बच्चों को, एक अध्यापक को उसके बच्चों के ऊपर जो विश्वास होगा उन्हीं के ऊपर जो है वो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक वे है जो, अब आप लोगों ने भी आंसर करना है। एक अच्छा अध्यापक कौन है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में जो है वो प्रवीण हो। तो सिंपल सी बात है, फिर से टीचर और आपने जो है वो स्टूडेंट के बीच का रिलेशन के ऊपर ही फोकस करना है। तो आप लोगों ने याद रखना है, अपने विद्यार्थियों के प्रति जो सच्ची लगन रखता हो वही एक अच्छा अध्यापक जो है वो माना जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है, उसी को जो है वो आप लोग क्या बोलेंगे, एक अच्छा अध्यापक जो है वो बोलेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से, तो आपके पास जो एजुकेशन है उसके प्रचार और प्रसार से जो है वो क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। तो क्या होगा, आपका एजुकेशन होगा तो लोकतंत्र भी जो है वो आपका मजबूत होगा। जो आपके पास बिलीव्स है, ठीक है, जो आपके पास अंधविश्वास है, एक तरह से गलत धारणाएं हैं, उनमें जो है वो कमी आएगी, और साथ साथ में जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगी, आर्थिक विकास भी होगा। तो हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्कूल के बाहर अपने छात्र से, ठीक है, अगर आप टीचर है तो आपने क्या करना है, अगर आप टीचर है और आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से बिहेव करेंगे, किस तरह से व्यवहार जो है वो करेंगे। अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या फिर मित्रों की तरह। जल्दी से बता दीजिए क्या राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आप लोग जो है वो थोड़ा गंभीर होके, थोड़ा सीरियस होके जो है वो बात करेंगे जब आप स्कूल के बाहर अपने स्टूडेंट से जो है वो मिलेंगे। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक स्किल है, एक कौशल है, एक कला है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, एक क्रिया है, एक तपस्या है। तो सिंपल सा है कि आपका टीचिंग है, एक जो है वो स्किल है, एक कौशल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, ठीक है, तो आपकी जो एजुकेशन है वो तभी जो है वो सार्थक होगी जब आपका जो है वो क्या होगा, बताइए जल्दी से, पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, रोजगार, या फिर समाज। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चा बीच में होगा, बाकी चीजें इसके चारों ओर होगी, तभी जो है वो एक शिक्षा जो है वो सार्थक होगी। यानी कि बिना बच्चे के ना तो टीचर जरूरी है ना ही बाकी जरूरी। अगर बच्चे ही नहीं है तो हम किसको पढ़ाएंगे, और वही चीज जो है वो दोनों तरफ जो है वो वैलिड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व किसका है,
तो जो आपके पास टीचिंग है उसके समस्याओं का हल करने का जो है वो दायित्व, रोल जो है वो किसका है? प्रधानाचार्य, शिक्षकों का, सरकार का या फिर शिक्षाविदों का? तो बताइए जल्दी से, शिक्षण की समस्या को जो है वो शिक्षक ही जो है वो सॉल्व करेगा, उसका ही दायित्व बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा की योग्यता एवं आचरण में सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो बताइए जल्दी से, एजुकेशन के अंदर उसकी एबिलिटी और उसके बिहेवियर, आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? तो उसके शिक्षण के जो है वो जो छात्र होंगे, उनके जो शिष्य होंगे, वो ही उनका जो है वो अच्छे से क्या करेगा? उनकी एबिलिटी का मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू योर थॉट व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर बनाना या फिर छात्रों का सर्वांगीण विकास करना? तो सिंपल सी बात है कि शिक्षा का जो मेन मोटिव है बालकों का, यानी कि जो बच्चे हैं उनका ऑल ऑन डेवलपमेंट करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथ साथ में लाइक शेयर भी करते रहना है अगर चीजें आपको हेल्पफुल लग रही है। पाठ्यक्रम निर्माण में, करिकुलम की फॉर्मेशन में, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? बताइए जल्दी से। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं को, दोनों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। ए और बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रिंसिपल को क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव, कुशल प्रबंधन और ये सभी। तो सिंपल सी बात है, एक प्रिंसिपल को प्रेरणादायक भी होना चाहिए, इक्वल जो है वो सभी के लिए बिहेवियर होना चाहिए, और एक जो है वो स्किलफुल या फिर कुशल प्रबंधन होना चाहिए सारी चीजों में। और ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीजें जो है वो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपके अनुसार शिक्षण की योग्यता पद्धति होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, आपके अनुसार शिक्षण की योग्यता पद्धति होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित? बताइए जल्दी से। 12th क्वेश्चन के लिए क्या आप लोगों के हिसाब से जो है वो करेक्ट आंसर होगा? तो मैंने कहा था कि आपने स्टूडेंट को सेंटर में रखना है, बालक केंद्रित जो है वो आपके पास चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है? एक अध्यापक के तौर पे उसका सबसे श्रेष्ठ गुण जो है वो कौन सा है? आपने आंसर करना है अध्यापक के प्रति पूर्ण सम्मान, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र है, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या फिर धर्म निरपेक्षता। 13 के लिए आंसर करेंगे तो आपने याद रखना है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, अपनी टीचिंग के प्रति पूरी तरह से समर्पण जो है वो इसका मुख्य आ जाएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो बताइए जल्दी से। एक टीचर जो है वो मुख्य तौर पे किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, शिक्षा अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति? बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 और 14 के लिए आपने याद रखना है कि समाज तथा छात्रों के प्रति जो है वो क्या होता है? जवाबदेही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रामीण अंचलों में बच्चों में स्कूल से भागने तथा पढ़ाई, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य तौर पे बच्चों का स्कूल से भागना तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? स्कूल से भाग जाना या फिर पढ़ाई को जो है वो छोड़ना
मुख्य कारण जो है वो इसमें आपने बताना है। स्कूल का निरस्त वातावरण, बाल श्रमिक बनाने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या फिर ये सभी। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो मोस्ट इफेक्टिव आंसर है स्कूल का निरस्त वातावरण, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे भागने तथा स्कूल छोड़ने की समस्या आती है। अध्यापक को कार्य क्षमता, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज है, बट स्टिल आप लोग जो है वो क्विक रिवीजन कर रहे होंगे होपफुली, और चीजें अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। और इसी तरह के और भी आपको कंटिन्यू फॉर्म में सेशन चाहिए तो जरूर जो है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो हम आपको जो है वो और क्विक रिवीजन जो है वो लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नत कर या फिर कड़े स्कूल प्रशासन के द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देकर। बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। तो उनके कार्यों की सराहना करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो अच्छा काम, जैसे आप लोग अगर आप मेरे इस प्रयास को लेकर जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं और अच्छा मन लगा के जो है वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसी तरह की चीजें रहती है और मेरी कार्य शक्ति में जो है वो क्या आएगा, चीजें जो है वो इंक्रीज होगी। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या फिर ए और बी दोनों के लिए। बताओ जल्दी से। तो क्या होगा, पिछड़ों और महिलाओं के लिए। बालकों के लिए तो है ही है, लेकिन महिलाओं और पिछड़ों के लिए शक्ति एवं सत्ता का स्रोत जो है वो इन दोनों के लिए जो है वो एजुकेशन मुख्य तौर पे है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो शिक्षित लोग हैं उनकी जो बेरोजगारी है, इसका मुख्य कारण जो है वो आपने बताना है। पहला है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीतियों का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या फिर घटिया स्तर की शिक्षा। बताओ जल्दी से। तो इसमें याद रखना है एमफुल नहीं है, उद्देश्य जो है वो उद्देश्यहीन शिक्षा नहीं है, वही एक मुख्य कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को जाना है इंजीनियरिंग सेक्टर में और आप पढ़ रहे हैं कोई और पढ़ाई, मतलब आपका एम कुछ और है और आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, वही एक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को विद्वान बनाती है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी। तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन जो है वो व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वो सही आंसर होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना है। बताओ जल्दी से, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व, जो आपके पास क्लास है उसका लीडरशिप बोल सकते हैं, सबसे उत्तम माना गया है। प्रभुत्ववादी है, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, या फिर प्रयोजनवादी। तो बताइए जल्दी से, 20 के लिए क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तो सबसे उत्तम माना जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को पार्टिसिपेशन एक्टिवली जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगी, तो वो अच्छा माना जाएगा। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पेरेंट्स के साथ पीटीएम जो आपके पास होती है उसकी सबसे अधिक जो है वो जरूरत क्यों पड़ती है, कौन सी कक्षा में, प्राइमरी में, मध्य में, सेकेंडरी में, या फिर कॉलेज में।
तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक आवश्यकता जो है वो आपकी प्राइमरी कक्षाओं में जो है वो पड़ती है, टीचर के मीटिंग के साथ जो है वो पेरेंट्स के साथ। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य जो है वो होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी। बताइए जल्दी से, 20 सेकेंड के लिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी है, अगर आप बेसिक एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे अच्छी एजुकेशन देंगे और प्रौढ़ जो बिना पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको जो है वो प्रौढ़ शिक्षा प्रोवाइड करना, उसका प्रसार करना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य तौर पे आधारभूत, अगर हम बात करें ढांचा, जो मूल रूप जो ढांचा है आपके ग्राउंड लेवल पे, अगर जो है वो चीजें अच्छे से जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी तो निश्चित तौर पे जो है वो क्या होगा, उसका उत्थान होगा, उसका अच्छा विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। एक प्रिंसिपल जो है वो अपने टीचर से, एक प्रिंसिपल जो है वो अपने टीचर से क्या आशा करता है, क्या उम्मीद करता है? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा का पालन भाव हो, योग्यता और ज्ञान हो, या फिर ये सभी। तो वेरी इजी है कि आपकी निष्ठा और समर्पण होना चाहिए, आज्ञा का पालन होना चाहिए, योग्यता का ज्ञान होना चाहिए, और ये सभी, मतलब सारे के सारे पॉइंट जो है वो इसकी आशा एक प्रिंसिपल जो है वो अपने अध्यापक से जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? अब जो पेरेंट्स है आपके पास, जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बालिकों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए जो है वो एक अध्यापक से क्या आशा करता है? क्या वो निष्पक्ष व्यवहार करें सभी के साथ, सहानुभूति और प्रेम करें, योग्यता एवं ज्ञान, या फिर ये भी दोनों? बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ जाएगा 24 के लिए? तो आपने याद रखना है ए और बी, ठीक है। व्यवहार निष्पक्ष हो, प्रेम और सहानुभूति तो ऑटोमेटिकली होगी, योग्यता एवं ज्ञान दोनों चीजों की जो है वो क्या कर सकता है, आशा कर सकता है एक अभिभावक अपने अध्यापक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आप किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए, यदि आपसे किसी गंभीर विषय के ऊपर भाषण देने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, या फिर कुछ देर का जो है वो समय मांगेंगे? 25 के लिए आपने याद रखना है, आप जो है वो एकदम से ही तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि टाइम मांगेंगे या फिर आपको जो है वो मना करना है या फिर किसी से सलाह लेनी है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्र को आध्यात्मिक ज्ञान देना जरूरी है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है, पिछड़ापन है? तो सिंपल सी बात है, वैज्ञानिक युग में जो छात्र हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, जो आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है वो देना जरूरी है या फिर नहीं है? आप लोग सोचिए एज ए टीचर और फिर आंसर कर दीजिए। तो बिल्कुल जरूरी है, अपनी कला संस्कृति और अपने कल्चर के जो है वो उसके प्रति भी आपको जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि जो है वो प्रधान देश है, और साथ साथ में यहाँ पे धर्म जाति ये सब चीजें आप सभी जानते हैं, तो आपको जो है वो कल्चर भी पता होना चाहिए। विद्यालय में सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका स्कूल है उसमें सभी प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व का जो है वो विकास होगा, आत्मविश्वास के अंदर जो है वो विकास की सहायता मिलती है। तो यानी कि अगर आप स्कूल के सभी फंक्शन के अंदर, स्कूल के सभी एक्टिविटीज के अंदर, प्रोग्राम के अंदर एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो यू हैव टू एबल टू इंक्रीज देयर पर्सनैलिटी, ठीक है, लर्निंग के अवसर मिलेंगे,
आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों की सरलता से सीखने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग एड्स को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्त या फिर सहजता। बताओ जल्दी से 28 के लिए। तो आपने याद रखना है इफेक्टिवली जो है वो क्या करें, अभिव्यक्त करें, उसको जो है वो प्रभावी रूप से जो है वो व्यक्त करें, उतना ही जो है वो इजी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बताइए जल्दी से। जो आपका स्कूल है, आपका विद्यालय है, उसमें खेलों का मुख्य रूप से आयोजन का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। छात्रों को कार्य में लगन लगाना, शरीर और हस्तपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करवाना या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। 29 के लिए आंसर करना है सभी ने। तो यहाँ पे विद्यालय के अंदर जो खेलों का आयोजन होता है उसके पीछे का यही रीजन है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एक तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र की दृष्टि से, ठीक है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में, एक जो है वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या राय है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी क्या राय है। इससे कोई लाभ नहीं होता है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षक और अन्यायों के बीच विरुद्ध लड़ने का एक साधन बनता है, छात्रों में नेतृत्व की भावना जो है वो बढ़ती है। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेतृत्व, लीडरशिप की जो है वो क्या करता होता है, भावना जो है वो इंक्रीज होती है, लीडरशिप क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है, शिक्षाओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। बताइए जल्दी से, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेलों का अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या फिर कहानियां सुनाना। 31 के लिए खेलों का मुख्य तौर पे जो है वो अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। मसल्स उनके डेवलप होंगे, बॉडी जो है वो अच्छे से विकसित होगी, तो खेल जो है वो बहुत जरूरी है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वे है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। जल्दी से आंसर करेंगे, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी है जो विशेषताओं और उसके अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों के निर्देश, गृह कार्य का अभ्यास, शिक्षकों के निर्देश या फिर प्रकरणों की सूची बहुमत से। 32 के लिए आपने याद रखना है शिक्षकों के निर्देश को जो है वो अनिवार्य रूप से सम्मानित करती हो, वही एक अच्छी जो है वो पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। जो आपके प्राइमरी स्कूल है, मुख्य तौर पे आपने बताना है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर जो उनकी दुर्दशा है उसका मुख्य कारण क्या है। एकाकी परिवार, छात्रों को दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत कराना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना या फिर शिक्षक छात्र के विषम अनुपम। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर है 33। और याद रखना है कि इसका जो मुख्य कारण है अध्यापकों और बच्चों का विषम अनुपात, मतलब कि अलग अलग रेशियोज में, कहीं पे टीचर कम है और बच्चे ज्यादा है, कहीं पे बच्चे ज्यादा है और टीचर कम है, तो उनकी जो रेशियो है आपस में प्रॉपरली मैच नहीं कर पाएगी। वही एक रीजन रहेगा उनकी जो दुर्दशा है प्राइमरी स्कूल्स की, वही एक मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 35 है कि आपकी सही आलोचना करता है, यानी कि जो आप लोगों का सही तरीके से क्रिटिसाइज करता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार जो है वो अपेक्षाकृत होगा। जो आपका क्रिटिसाइज करता है सही तरीके से, यानी कि आप जो आप गलतियां करते हैं उससे आपको जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो आपको करेक्ट करता है, तो आप लोग उसके प्रति किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करेंगे, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। अगर आप इस तरह की क्रिटिसाइज या फिर इस तरह से आपका जो सही आलोचना करते हैं, तो आप उसके प्रति जो है वो एक मित्र के रूप में जो है वो व्यवहार करेंगे, एक जो है वो अच्छे दोस्त के रूप में जो है वो उसके साथ क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट आता है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। तो बताइए जल्दी से, एक जो इफेक्टिव टीचर है एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। क्या आवश्यक नहीं मानते हैं? केवल दंड देने वाला हो, एक विषय को रोचक बनाने वाला हो, सृजनशील हो, या फिर एक उत्तम वक्त हो? बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर आएगा 36 के लिए। तो आपने याद रखना है कि ये आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा अध्यापक जो है वो दंड देने वाला ही हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो आप लोग जो है वो इसके साथ जाएंगे, ये आवश्यक नहीं होगा। होपफुली आपको क्लियर भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। जल्दी से, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो संभव हो सकता है कब? श्रोता के स्तर को जानकर, जो सुनने वाला है उसके लेवल को जानकर, या फिर आपके उचित शब्दों का प्रयोग करके, एक विस्तृत ज्ञान से, या फिर जोर से बोलकर? तो बताइए जल्दी से क्या होगा। जो सुनने वाला है अगर उसका लेवल आपको पता चल जाता है, तो आप लोग इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके साथ जो है वो कनेक्शनिज्म या फिर कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। बताइए जल्दी से, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो जो आपके पास मोरल वैल्यूज है, मोरल एजुकेशन है, उसका उत्तरदायित्व जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए? बताइए जल्दी से। तो आप सभी जानते हैं उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य है, उसके जो आपके पास उसके अंदर नैतिक वैल्यूज, मॉरल ड्यूटीज, मॉरल वैल्यूज उसके अंदर फिल करनी है। तो वो बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जब आप प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर फर्स्ट टू फिफ्थ जब बच्चा जाएगा, तो उसके अंदर ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है, तभी वो आगे चल के जो है वो अच्छा सोशल या फिर अच्छा सोसाइटी में जो है वो एडजस्टमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट आता है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। छोटे बच्चे, जो आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ? 39 के लिए आपने याद रखना है, गृह कार्य का बोझ जो है वो उसके ऊपर अपेक्षाकृत नहीं होना चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट आता है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? जब आपके छात्र, आपके जो बच्चे हैं, एज ए टीचर जब आप सोचेंगे आपके जो छात्र है, आपके जो बच्चे हैं वो उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? आत्म संतोष की भावनाएं, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्म लाने की भावना? तो ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद सोचो 40 के लिए अगर हम बोलेंगे, आत्म संतोष की भावना जो है वो क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, महसूस करेंगे, एक संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक
शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। मीडियम ऑफ एजुकेशन से कल्याण होता है। किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र एवं छात्राओं का। तो 41 के लिए आपने याद रखना है, समाज के सभी वर्गों का, जो आपकी सोसाइटी है उसके सभी वर्गों का जो है वो क्या होता है? एजुकेशन एक माध्यम है जिससे जो है उसका कल्याण हो सकेगा, वेलफेयर हो सकेगा। तो पूरी सोसाइटी के सभी क्लासेस के लिए जो है वो एजुकेशन इज की। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता दोगे, तो एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज ए टीचर आप लोग जो है वो किस चीज को जो है वो प्राथमिकता देंगे? विषय, विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, उच्च विचारों को, या फिर आस्था को? तो बताइए जल्दी से, किसको जो है वो आप लोग प्रेफरेंस देंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचारों को जो है वो आप लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस जो है वो देंगे एज ए टीचर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप? तो बताओ जल्दी से, छात्रा या फिर छात्र जो है वो आप अध्यापन कर रहे हैं और आपकी त्रुटियों की ओर इशारा करती है, तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, आप चुपचाप रहने को कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? 43 के लिए आप लोग याद रखेंगे, आप लोग जिसको जो है वो स्वीकार करेंगे और उसके बाद जो है वो उसको करेक्ट करने की ट्राई भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, आपका जो प्रिंसिपल है वो जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ अनदेखी करेंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके ही जो है वो कोई निर्णय लेंगे? तो बताइए जल्दी से, क्या करेंगे आप लोग? उन्हें समझाने का जो है वो मुख्य तौर पे प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों का अधिकार होनी चाहिए? अडल्ट एजुकेशन जो है वो किन व्यक्तियों का, जो आपकी अडल्ट एजुकेशन है वो किन व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में? तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा? तो आपने याद रखना है, जो सरकारी समितियां हैं उनके हाथ में। नेक्स्ट आता है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? कोई अगर पेरेंट्स आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो बालक को दंड देने प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। तो 46 के लिए आपने याद रखना है, आप लोग उनको जो है वो राइट करके नोट जो है वो लिखेंगे। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? तो बताइए जल्दी से, अध्यापकों के संघर्ष का सबसे दूषित प्रकार परिणाम क्या होता है? शिक्षण से समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य समागी क्रियाओं में प्रभावित होना, प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों के संबंध जो है वो खराब हो जाना। तो सबसे उपयुक्त आंसर आपने करना है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। तो छात्रों का भी बिहेवियर जो है वो उससे क्या होता है? बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो बच्चों के अंदर जो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एक अध्यापक की कौन सी भूमिका? शिक्षक अपनी योग्यता, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, या फिर शिक्षा की कक्षा प्रबंध की क्षमता, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता? तो आपने याद रखना है, एक अध्यापक की कक्षा के ऊपर जो प्रबंधन है, एक प्रबंध है, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो उसकी सराहनीय है कि क्लासरूम कंट्रोल जो है वो एक अध्यापक का जो है वो बहुत अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट जैसा होता है। तो किसने कहा था कि बच्चे का मस्तिष्क जो है वो एक कोरिसलेट की तरह होता है? रूसो, प्लेटो, एडलर या फिर बटलर? तो आपने याद रखना है प्लेटो का ये शब्द थे, प्लेटो ने ये बात कही थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं। लर्निंग के 5 स्टेजेस जो है वो किस विद्वान के द्वारा बताई गई है? फ्रॉवेल, हार्वर्ड, प्लेटो या फिर कॉमिनियम? तो आपने इसका आंसर जो है वो मुझे चैट ऑप्शन में करना है। जो भी इसका परफेक्ट आंसर होगा आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। और साथ में सेशन अगर अच्छा लगा, चीजें हेल्पफुल लगी है तो जरूर जो है वो आप लोग चैट ऑप्शन में कमेंट करें। और इसी तरह की और जो है वो क्विक रिवीजन वाली क्लासेस अगर आपको चाहिए तो चैट ऑप्शन में बताइए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर।